स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट में से एसी सर्किट्स वाले टॉपिक को समझेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एसी करंट होता क्या है, कैसे हम रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूज़ करते हैं, ये होते क्या हैं। ये भी एक तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं जो आपको आप डेरिवेशंस में समझ में आएंगे। उसके बाद हम लोग आरएल सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आरएलसी सर्किट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम समझ रहे हैं एसी टॉपिक, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एसी होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। सो बेटा, हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं दो टाइप्स के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग। जैसे ये वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वेव ऊपर जा रही, फिर नीचे जा रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे जा रही, तो ये क्या होते जा रहा है, टाइम के साथ वेरी होते जा रहा है, तो इसलिए हम इस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। नाउ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस आता है। तो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, एसी का चेंज नहीं होता है। इसमें ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट को शो करता है और ये हीटिंग और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को शो करता है। द डिवाइस यूज टू मेजर एसी, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होती है, और जो डिवाइस यूज़ करते हैं डीसी में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। एसी ज़्यादा डेंजर होता है कंपैरिजन टू डीसी। ठीक है। इसमें हम चोक कॉइल का यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूज़, और इसमें हम चोक कॉइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो मेन एक तो है इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट साइन वेव होती है वो, इसलिए करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको ये याद रखना, करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं आई नॉट। आई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ओमेगा यूज़ होता है, ओमेगा को बोलते हैं 2πf, और 2π/t एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ये, और एफ तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी होता है, और टी टाइम पीरियड। ठीक है। नाउ अब जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं टॉपिक वो है बेटा सर्किट्स के बारे में। तो सर्किट को समझने से पहले हमें कुछ यहाँ पे टर्म्स समझना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, करंट के स्पीड को कम करता है। इट इज़ द पोजीशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे ही इंडक्टेंस यानी कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल और 2πfl। ये ग्राफ दे रखा है एक्सएल और एफ के बीच में। और अब वही हम बात करें एक्सी की, तो एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं 1/ωc, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो आप इसका ग्राफ से दिख रहा है आपको कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती जा रही है, जैसे जैसे आप इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नाउ कैपेसिटर के अंदर डीसी करंट क्यों नहीं काम कर सकता, तो क्या होता है, देखो वी नो दैट फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज 0, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाती। तो हमारे पास फॉर्मूला था XC इक्वल्स टू 1/ωc। तो XC ओमेगा सी, ओमेगा को हम लिख सकते 2πf, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, जो कि हो गई नहीं, तो इसलिए कैपेसिटर डीसी पे वर्क नहीं करता है। नाउ सर्किट्स की बात करते हैं अब बेटा। हम यहाँ पे जो सर्किट्स पढ़ रहे हैं वो है RL, LC, RC और RLC। RL सर्किट है तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक इंडक्टेंस, इंडक्टिव कॉइल होगी। ठीक है, या फिर कॉइल लगी होगी जिसका जो वोल्टेज होगा वो VL है, रेजिस्टेंस R, और ये L, और R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VR। जो अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज की इक्वेशन हमने दी है वो क्या है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ये आपको दिख रही होगी, ये अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है। नाउ एक मिनट बेटा, इसके बाद इन सर्किट आपको रजिस्टर दिख रहा है, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L, कनेक्ट कर रखा है सीरीज में किसके अक्रॉस, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के अक्रॉस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। VR के अक्रॉस अगर हम निकालें तो ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है ना, V इक्वल्स टू IR, यही होता है, तो हमने VR की जगह क्या रखा है, IR। नाउ हमें पता है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज बोथ आर इन
सेम फेस, इसमें फेस डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके लिए हम जब भी लाइट एक लाइन को शो करते हैं ना, वो इस तरीके से फेज होता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कैपेसिटेंस में या फिर इंडक्टेंस में, तो ये वोल्टेज क्या होता है, करंट को कहीं पर लीड करता है और कहीं पर लैग करता है, वो हम आगे अभी देखेंगे। नाउ VL हमने क्या मान लिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो VL का फॉर्मूला हो गया IXL, क्योंकि इसके अक्रॉस जो रिएक्टेंस है वो क्या है, XL है। XL की वैल्यू ओमेगा L होती है। नाउ हमें पता है कि जो LC होता है, मतलब L जो वो सर्किट होता है, उसमें क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है करंट को। मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से ज़्यादा करती है, 90 डिग्री से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होते हुए दिखती है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा R और I तो एक ही डायरेक्शन में है, ये हमको R सर्किट से मिला, लेकिन VL दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो VL यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इंडक्टेंस का, वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को। यहाँ से इसका रिजल्टेंट शो होगा V से, हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अगर ये VL है तो अपोजिट ये भी VL हो जाएगा, और इनके बीच में बना है इसका फेज डिफरेंस, जो कि हमने दे दिया बेटा फाई। तो यह फेज़र डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्राइंगल OAB में हमने लगाई है OA इक्वल्स टू VR, AB इक्वल्स टू VL और OB इक्वल्स टू V, आपको दिख रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज। PGT थ्योरम लगाई, OB की वैल्यू है V, OA की वैल्यू है VR और AB की वैल्यू है VL। VR को लिख सकते हैं IR बाय इक्वेशन, VL को लिख सकते हैं IXL, और इधर इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। अब बेटा क्या करेंगे, इसके बाद ये जो I स्क्वायर है ये नीचे चला जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन में I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये जो V स्क्वायर V स्क्वायर I स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं V बाय I का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, तो V बाय आई इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ पर ये जो V बाय आई है, ये आपको आगे के सर्किट में भी निकलेगा बेटा। V बाय आई को बोला जाता है Z के इक्वल, और Z होता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओवरऑल बोला जाए तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फाई, क्या मान लिया मैंने, इसके बीच का फेज डिफरेंस है। फाई अगर फेज डिफरेंस है तो ट्राइंगल OAB में, वही वाले ट्राइंगल में हमने tan फाई लगा दिया। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन OA। तो tan फाई AB की वैल्यू है VL और OA की वैल्यू क्या है, VR। तो यहाँ पे मिला हमें IXL IR, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, XL अपॉन में R। और इसकी जो करंट की इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे जैसे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले हमने करा क्या था, हमने सबसे पहले दो इक्वेशन कंसीडर करी, VR इक्वल्स टू IR और VL इक्वल्स टू IXL, करेक्ट है। फिर हमने एक फेज डायग्राम बनाया, यहाँ पे VR है, यहाँ पे VL है, और इधर से एक रिजल्टेंट गया है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर करंट भी है, इसमें ये रिजल्टेंट जो शो हुआ V से, PGT लगाई तो हमें मिलेगा V स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी रिजल्टेंट है ना, हाँ, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर और I स्क्वायर XL स्क्वायर I स्क्वायर। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, I स्क्वायर को कॉमन ले लिया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसको यहाँ पहुँचा दो, तो V बाय आई को हम लिख सकते हैं Z, जो कि होता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशंस याद रहेगी तो हम थ्योरी इजीली लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने क्या निकाला, इसका फेज डिफरेंस निकाला, उसी ट्राइंगल में हमने tan फाई लगा दिया। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने निकाल लिया फेज डिफरेंस XL बाय R, और फिर हमने करंट की इक्वेशन लिखी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, नेक्स्ट है RC सर्किट, R और C। अब R और L था जैसे, वैसे R और C है। इसकी वोल्टेज इक्वेशन हो गई V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। सेम वोल्टेज की इक्वेशन रखा, VR ले लिया IR,
और वी सी ले लिया आई एक्स सी, जैसे वहाँ पर आई एक्सएल था यहाँ पे हो गया आई एक्स सी। एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इसका जो फेज डायग्राम बनेगा उसको आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वी एल में ऊपर था वी सी में नीचे, मतलब यहाँ पर करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो वी आर आई आर इधर आएगा और वी सी कहाँ जाएगा नीचे। तो इसका रिजल्टेंट बना ये। फिर से इस ट्राइंगल में पीजीटी लगा देंगे हम लोग, इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और इसी ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बेटा, फेज डिफरेंस की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए ट्राइंगल ओ ए बी में पीजीटी लगाई, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ऐसे वी स्क्वायर वी आर की वैल्यू रख दी आई आर स्क्वायर, वी सी की वैल्यू रख दी आई एक्स सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन लिया, अब ये नंबर आई स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, गया v बाय आई का होल स्क्वायर कर देंगे, v बाय आई का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा रूट में, और v बाय आई को क्या लिख सकते हैं हम, z को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जैसे इम्पीडेंस आ जाएगा हम फेज डिफरेंस निकालेंगे tan फाई लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो ये आ जाएगा आई एक्स सी अपॉन आई से आई कैंसिल एक्स सी बाय आर। अब कौन लीड कर रहा था, करंट लीड कर रहा था, तो करंट की इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज लीड कर रहा था तो माइनस में थी, करंट लीड कर रहा है तो प्लस में हो गई वैल्यू। नाउ नेक्स्ट एल सी, तीनों कॉम्बिनेशन देख लिया हमने। एल सी जिसमें एक बार एल होगा और एक सी होगा, इसमें आर का कोई काम ही नहीं है, तो वी एल के अक्रॉस वी एल है वोल्टेज, वी सी के अक्रॉस वी सी, इसकी वोल्टेज की इक्वेशन होगी वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कंसिडर करा आपने इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है एल, कैपेसिटेंस है सी, उसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, वोल्टेज इक्वेशन हो गई है वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब वी एल होता है आई एक्स एल, आपको बहुत अच्छे से पता, अभी हमने ऊपर देखा था। वी सी होता है आई एक्स सी, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसके फेज डायग्राम को देखेंगे तो हमने पढ़ा था वी एल में वी ऊपर होता है और वी सी में वी नीचे होता है, बीच में कौन होता है, करंट होता है। अब मुझे इस वी सी को ऊपर लेके जाना है तो ये डेफिनेटली इसमें से माइनस होगा, तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो अगर आपसे बोले रिजल्टेंट वोल्टेज तो V इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी, वी एल की वैल्यू पुट कर दी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, आई को कॉमन लिया, आई मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो V बाय आई इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी। तो Z V बाय आई को हम क्या लिख सकते हैं, Z, तो Z इक्वल्स टू क्या मिला, एक्स एल माइनस एक्स सी, जो कि क्या कहलाता है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसमें कोई एंगल बन ही नहीं रहा तो इसमें फेज डिफरेंस लिख लेगा ही नहीं। इस केस में एक स्पेशल केस मिलता है, वो होता है रेजोनेंस कंडीशन, जिसमें एक्सएल हो जाता है एक्सी के इक्वल, ठीक है। अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो गया तो इम्पीडेंस हो गया जीरो, मतलब करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। इम्पीडेंस क्या बोला था मैंने आपको, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, ठीक है। नाउ द फाइनली इन तीनों का कॉम्बिनेशन आर एल सी, आर भी है एल भी है सी भी है, बहुत ईजी है। आपके दिमाग में क्या आ रही होगी, तीनों की इक्वेशन आ गई होगी। सबसे पहले तो वी आर इक्वल्स टू आई आर, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल और वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फेज डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा, देखते हैं हम फेज डायग्राम में आपको कैसा समझ में आया होगा। हमें पढ़ा था, मैडम ने बताया था वी एल ऊपर रखो, आई बीच में रहेगा, यहाँ कौन है, वी एल बैठा हुआ है, नीचे वी सी और यहाँ पे है वी आर। मुझे नीचे वाला टर्म अच्छा नहीं लगता, इसको मुझे ऊपर लेके जाना है तो माइनस में ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी और ये हो जाएगा वी आर, इसका रिजल्टेंट इसके बीच में रहेगा, ये हो गया फाई, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्राइंगल में पूरा खेल होगा, मतलब इसी ट्राइंगल में हम पीजीटी लगाएंगे और इसी ट्राइंगल में हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसमें हम किस तरीके से वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, अब आपको लिंक करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो वोल्टेज इक्वेशन, वी आर इक्वल्स टू आई आर, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी। अब ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे वी एल बड़ा है तो वी एल माइनस वी सी, रिजल्टेंट डायग्राम हमने बना लिया, इसमें हमने लगाई पीजीटी, पीजीटी थ्योरम लगाई तो पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। वी आर की वैल्यू वहाँ से आई आर, वी एल की आई एक्स एल, इसकी आई एक्स सी, दोनों में से आई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर
मल्टीप्लाई में अच्छा ही नहीं लगता, इसको तो हम डिवाइड में पहुंचा देते हैं। तो v बाय आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब v बाय आई मुझे अकेला चाहिए, स्क्वायर वगैरह नहीं चाहिए मुझे उसके साथ, तो इसको हम राइट साइड पहुंचाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो v बाय आई को क्या लिखते हैं, z, और z क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो रिजल्टेंट इम्पीडेंस क्या मिला, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं फेज डिफरेंस। कुछ नहीं, वही tan फाई लगाना है बेटा। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ओ बी, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, तो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई आर, आई से आई कैंसिल, tan फाई क्या मिला, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। इक्वेशन ऑफ करेंट, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वोल्टेज इंडक्टेंस का लीड किया, तो मतलब साइन जो इक्वेशन आएगी वो माइनस में आएगी, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। आरएलसी सर्किट आता है तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए बेटा, इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजोनेंस कंडीशन, हमने अभी उसमें भी देखी थी। रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है तो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो करंट ज़्यादा हो जाता है। अब आपसे बोल रहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, तो एक्सएल इक्वल्स टू होता है एक्सी, एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, एक्सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये वाला ओमेगा इसको दे दें और एल को नीचे पहुंचा देते हैं हम, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, 1 के ऊपर रूट का कोई असर ही नहीं होता है तो 1 ही रहेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो एफ की वैल्यू क्या मिली बेटा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। और फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक्सएल माइनस एक्सी 0, तो फाई भी क्या हो जाएगा 0। अब इसके 3 केस होते हैं। एक्सएल की वैल्यू अगर एक्सी से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में tan फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो करंट की इक्वेशन ये रहेगी ओमेगा टी माइनस फाई। लेकिन एक्सएल छोटा है एक्सी से तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी और करंट की इक्वेशन काय में हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सो बेटा, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या समझा कि सर्किट्स क्या होते हैं, कैसे हमने उन तीनों सर्किट्स की हेल्प से रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकाला था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको समझा, रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है उसको समझा हमने, एसी करंट क्या होता है, उसके अंदर ये सर्किट्स में हमने कैसे उसको अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। ओके बेटा, थैंक यू।